नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 से संबंधित फिजिक्स वाले सब्जेक्ट से जुड़े टोटल 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी इंटर का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने फिजिक्स से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, विभव मापी की सुग्रहता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि विभव मापी की सुग्रहता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए। बोला गया है, इसके तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ाना होगा, इसके तार में धारा को घटाना होगा, इसके तार में धारा को बढ़ाना होगा, या फिर इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। पहला का सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताएंगे। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा, तभी पता चलेगा दोस्तों कि आपने 70 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहला का जो सही आंसर है उसे जानने का प्रयास करते हैं। पहला का यहाँ पर सही आंसर होगा, इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब दोस्तों, आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, केवल और केवल 3 दिन ही आप लोगों के पास समय है, इसलिए आप लोग अपना पूरा का पूरा जो समय है उसे पढ़ाई पर ही अंकित कीजिए। चलिए यहाँ पर 2 नंबर के सवाल में आते हैं। जितना हो सके उतना आप लोग पढ़िए, बिल्कुल भी आप लोग अपना समय इधर उधर में मत गवाइए, ठीक है। यहाँ पर दूसरा सवाल है, आर दूरी पर रखें 2 वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है किसके। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि आर दूरी पर रखे 2 वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। आर स्क्वायर के होती है, आर माइनस क्यूब के होती है, आर के पावर 4 के होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप लोगों को बताना है। यह क्वेश्चन दोस्तों लिया गया है कूलॉम के नियम से। आप लोग बताएंगे कि 2 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर के पावर माइनस क्यूब। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने ऑप्शन नंबर बी ही बताया होगा। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा रहता है। कुंडली के तल में रहता है, कुंडली के तल के लंबवत रहता है, कुंडली के तल से 45 डिग्री पर आता है, या फिर कुंडली के तल से 180 डिग्री पर आता है। आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर तीसरा का सही आंसर होगा कुंडली के तल के लंबवत। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, नहीं चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के तल के लंबवत रहता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर के सवाल में आते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद ना हो तो आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों, आप लोगों को निर्गम आवृत्ति का मान बताना है। बताएंगे कि 4 का सही आंसर क्या होगा। बताएंगे आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को देखकर बताइए कि 4 का सही ऑप्शन क्या होगा। प्रश्न है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति का मान क्या होगा। निर्गम आवृत्ति का मान होगा 100 हर्ट्ज, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
5 नंबर का सवाल है, डी ब्रोगली तिरंगधर है। डी ब्रोगली तिरंगधर कौन है जी? इसमें से बताएंगे आप लोग। इसमें से डी ब्रोगली का तिरंगधर कौन है? कौन सा तिरंगधर डी ब्रोगली से संबंधित है? तो यहाँ पर 5 का सही आंसर हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी ही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 6 नंबर सवाल है, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? आप लोगों को त्रिज्या बताना है। बताएंगे दोस्तों। एक गोलीय चालक है जिसकी धारिता है 1.0 माइक्रोफैराड, आप लोगों को उस गोलीय चालक की त्रिज्या बतानी है। तो यहाँ पर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा 9 मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है, यदि किसी तर्क द्वारा का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a b से प्राप्त होता है तो वह द्वार है। द्वार का नाम आप लोगों को बताना है, यानी कि गेट का नाम आप लोगों को बताना है। गेट के लिए ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर देख सकते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट। आप लोगों को बताना है कि 7 के लिए सही आंसर क्या होगा। यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम का मान उसके दोनों निवेशों के गुना ए बी से प्राप्त होता है तो वह गेट है। गेट का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर 7 का सही आंसर होगा एंड गेट ही होगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 8 नंबर सवाल है, निवेशी या वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आप सभी को उस यंत्र का नाम बताना है जो कि निवेशी, वोल्टेज या फिर धारा को बढ़ाने में सहायक होता है। तो यहाँ पर 8 का सही आंसर हमारे पास होगा प्रवर्धक। क्या होगा? प्रवर्धक। तो ऑप्शन नंबर बी 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ पर 9 का सही आंसर होगा विद्युत क्षेत्र। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही बताया होगा। 10 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, यानी कि समय अंतर होता है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर पाई होगा, पाई अपॉन 2 होगा, पाई अपॉन 3 होगा, या फिर 0 होगा। 10 का सही आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, यहाँ पर बताइए दोस्तों 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 का यदि आपने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर 0 होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर सवाल है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण क्षमता निर्भर करती है। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण क्षमता नहीं, वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आप लोगों को बताना है। आयतन कोण पर निर्भर करती है, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, प्रिज्म के अपवर्तन कोण पर निर्भर करती है, या फिर प्रिज्म कोण पर निर्भर करती है। यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए दोस्तों। यहाँ पर 11 का सही आंसर होगा प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताएंगे। फिलप्ट कांच का, प्रिज्म का, NaCl का प्रिज्म का, निकोल प्रिज्म का, या फिर बाई प्रिज्म का। इसमें से कौन सा प्रिज्म सही होगा? आप लोग बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर जो सही प्रिज्म होगा वो होगा निकोल प्रिज्म। कौन प्रिज्म? निकोल प्रिज्म। तो यहाँ पर 12 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, व्यक्तिकरण की घटना का कारण है। व्यक्तिकरण की घटना का कारण कौन है? कालांतर है, आयाम परिवर्तन है, वेग परिवर्तन है, या फिर तीव्रता परिवर्तन है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा कालांतर। क्या होगा? कालांतर। व्यक्तिकरण की घटना का मुख्य कारण कालांतर है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 14 नंबर के सवाल में दोस्तों यहाँ पर बोला गया है, आप लोग देख सकते हैं,
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है? आप लोग बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। बताइए कि 14 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर 14 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूट्रॉनों की गति मंद करना। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं, नाभिक में कौन रहता है? नाभिक में न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। ऑप्शन में तो प्रोटॉन है नहीं, तो आप लोग यहाँ पर क्या सिलेक्ट कीजिएगा? आप लोग यहाँ पर न्यूट्रॉन ही सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन किसके लिए? तो मंद गति के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दोस्तों मंदक है। मंदक, मंदक का मतलब होता है कमी, तो यहाँ पर आप लोगों को मंद ही वाला सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं इसमें न्यूट्रॉनों की गति में आया हुआ है क्या? तो दोस्तों मंद आया हुआ है, इसलिए 14 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा द्वार सार्वजनिक द्वार है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे। 15 का राइट आंसर होगा नांड। नांड द्वार ही सार्वजनिक तर्क द्वार है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो यहाँ पर 16 का सही आंसर होगा Q इंटू ए। Q इंटू ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 17 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 17 नंबर के सवाल में पूछा गया है कूलम्ब बल है। कूलम्ब जो बल है वो किसका है? केंद्रीय बल का है, विद्युत बल का है, या फिर केंद्रीय बल और विद्युत बल इन दोनों का है? आप लोग बताएंगे 17 का सही आंसर क्या होगा। 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूलम्ब बल केंद्रीय बल विद्युत बल इन दोनों का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 18 नंबर के सवाल में आते हैं। 18 नंबर सवाल है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, या फिर सतह पर 45 डिग्री होती है? यहाँ पर आप लोग बताएंगे 18 का सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर 18 का सही आंसर होगा सतह के लंबवत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 18 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल है दोस्तों। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, यही आप लोगों को बताना है दोस्तों। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है? तो 5 माइक्रोफैराड है। ये 64 जो बूंदे हैं समान आकार वाले, ये सभी एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, एक बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं। आप लोगों को उस बड़े बूंद की धारिता बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर 19 का सही आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। कितना होगा? 20 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यहाँ पर 20 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? आप लोगों को उस भौतिक राशि का नाम बताना है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। बताएंगे दोस्तों कि 20 का सही आंसर क्या होगा। 20 का सही आंसर होगा विद्युतीय क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक ही वोल्ट प्रति मीटर होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें बोला गया है आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है?
आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, आप लोग बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, बताइए कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। पहला में है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर है सिग्मा नहीं एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा और यहाँ पर है शून्य। 21 का राइट आंसर क्या होगा, 21 का राइट आंसर होगा शून्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 22 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, आप लोग ये तो 10 क्लास में भी पढ़े होंगे, आप बता सकते हैं कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है। विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य यानी कि W और आवेश यानी कि कूलाम। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, यहाँ पर बताएंगे। 23 का राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों से पूछा गया है किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया है दोस्तों। तो आप लोग बता सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर विद्युतीय क्षेत्र के राशि का होता है मात्रक, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्युतीय क्षेत्र के एसआई मात्रक कौन होता है, विद्युतीय क्षेत्र के एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 24 नंबर सवाल है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, सुनना ध्यान से आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा, व्यंजक आप लोगों को बताना है, बताएंगे दोस्तों। 24 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 24 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 24 का यहाँ पर राइट आंसर होगा शून्य। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, शून्य। ऑप्शन नंबर डी 24 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 25 नंबर सवाल है दोस्तों, दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। जब दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी, आप लोगों को उसका मान बताना है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर होगा 2 कूलाम। कितना कूलाम, 2 कूलाम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग 26 नंबर के प्रश्न में। इसमें बोला गया है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का जो रंग कोड होता है उसमें पीला रंग का मान कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या फिर 4 होता है, बताएंगे दोस्तों आप लोग। यहाँ पर 26 का सही आंसर क्या होगा, 26 का यहाँ पर सही आंसर होगा 4। कार्बन प्रतिरोध का जो दोस्तों रंग कोड में पीला रंग होता है उसका मान 4 होता है, इसलिए 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 27 नंबर के सवाल में कहा गया है विद्युत वाहक बल की इकाई है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर सवाल है वोल्टामीटर मापता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा। बताएंगे दोस्तों कि वोल्टामीटर यानी कि वोल्ट मीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विभवांतर। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को कौन मापता है, तो वोल्ट मीटर ही मापता है। तो यहाँ पर सही आंसर 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर बोला गया है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, तो यहाँ पर 29 का हमारा सही आंसर 0 होगा। आप लोग याद रखिएगा, याद है तब तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 नंबर के सवाल में आने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है किस में, बताएंगे आप लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किस में होता है,
किस में होता है बताएंगे? सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, विभवांतरों के मापन में। यहाँ पर सही आंसर आप लोगों को बताना है, आप लोग बताएंगे। बताइए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 30 का? 30 का यहाँ पर राइट आंसर होगा उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोधों के मापन में। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 31 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह पदार्थ कौन है? देखिए यहाँ पर पदार्थ का नाम आप लोगों को बताना है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उस पदार्थ का नाम क्या है? तो यहाँ पर 31 का सही आंसर होगा नाइक्रोम। क्या होगा? नाइक्रोम। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है? तो यहाँ पर 32 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ml का पावर 2 t का पावर -3 a इनवर्स। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 33 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है शोषित विद्युत ऊर्जा क्या होता है? बताइए। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के क्या होता है बताएंगे आप लोग? तो यहाँ पर 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ग के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो वर्ग के समानुपाती होता है। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 34 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें बोला गया है व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना किसका करता है? प्रतिरोधों का करता है, धाराओं का करता है, विभवांतरों का करता है, या फिर इन सभी का करता है? 34 का राइट आंसर क्या होगा? 34 का राइट आंसर होगा प्रतिरोध, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु प्रतिरोधों का तुलना करता है, इसलिए सही आंसर 34 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात होगा। आप लोगों को उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का जो अनुपात है वही बताना है। बताएंगे 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर होगा 4:3। कुछ नहीं, बस आप लोगों को बदल देना है। 3 के स्थान पर 4 आएगा और 4 के स्थान पर 3 आएगा। तो यहाँ पर 35 का सही आंसर हमारे पास 4:3 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 36 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप वेग से चलायमान या फिर गतिमान भी बोल सकते हैं आप लोग। चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा 36 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 37 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश कौन उत्पन्न करता है? बताएंगे आप लोग। केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र आवेश उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करते हैं बताइए? तो यहाँ पर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है आप लोगों से आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो यहाँ पर 38 का सही आंसर हो जाएगा अनंत। तो यहाँ पर आप लोग अनंत याद रखिएगा, ना कि 0, ठीक है। चलिए 39 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है।
अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? स्थिर होती है, शून्य होती है, अनंत होती है या फिर चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है? कैसी होती है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 39 का हमारा सही आंसर हो जाएगा स्थिर। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थिर होगा। तो यहाँ पर स्थिर आप लोग याद रखिएगा। 40 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें दोस्तों बोला गया है यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या होगा? tan डेल्टा का व्यंजक आप सभी को बताना है। बताइए फटाफट कि tan डेल्टा का व्यंजक क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर BB/BH यही दोस्तों राइट आंसर होगा, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। 41 नंबर के सवाल में पूछा गया है एक सीधा चालक क्षण पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रेखा पर रखा गया है। बोला गया है दोस्तों, एक बार फिर से मैं प्रश्न को पढ़कर आप लोगों को बता देता हूँ। प्रश्न में देखिए, प्रश्न में दोस्तों कहा गया है एक सीधा चालक क्षण पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? आप लोगों को यही बताना है। बताएंगे कि 41 का सही आंसर क्या होगा। एक सीधा चालक क्षण पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? शून्य होगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा या फिर इसकी दिशा बदलती रहेगी? तो 41 का यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास होगा बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 41 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है। कालांतर कितना का होता है आप लोग बताएंगे दोस्तों। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर कितना होता है? 0 होता है, π/2 होता है, पाई होता है या फिर इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, कुछ भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0। क्या होगा? 0। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक ना, यानी कि 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग 0 याद रखिएगा। 43 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता की बीमा क्या है जी? बीमा आपके सामने है, दिखाई दे रहा होगा। आप लोग बताना दोस्तों कि चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता की जो बीमा है वो है mLT का पावर -2 I का पावर -2। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 नंबर के यदि हम सवाल में चलें तो इसमें कहा गया है चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? आप लोगों को सही संबंध बताना है। ठीक है, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है आप लोग बताइए। तो यहाँ पर 44 का हमारा सही आंसर हो जाएगा म्यू बराबर B/H। म्यू बराबर B/H। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 45 नंबर सवाल है एक हेनरी बराबर होता है। यहाँ पर बोला गया है एक हेनरी बराबर होता है। एक हेनरी किसके बराबर होता है? एक हेनरी जो है दोस्तों वो बराबर होता है 10³ mH के। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है दोस्तों किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I = 5 cos WT एम्पियर तथा विभव 200 sin WT वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति हानि क्या होगी? परिपथ में शक्ति हानि आप लोगों को बताना है। बताएंगे दोस्तों कि 46 का सही आंसर क्या होगा। 46 का यहाँ पर सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0। 46 का सही आंसर क्या होगा? 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0 होगा। 47 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता का मान क्या होगा? एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता है 440 वोल्ट। आप सभी को बताना है दोस्तों कि आभासी वोल्टता का मान क्या होगा। आभासी वोल्टता का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 47 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, यानी कि 220/√2 वोल्ट।
यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 48 नंबर सवाल है, आभासी धारा होती है। आभासी धारा क्या होती है? √2 गुना शिखर धारा क्या होती है, या फिर शिखर का आधा होती है, यानी कि शिखर धारा बटा में 2 होती है, या फिर शिखर धारा बटा में √2 होती है, या फिर औसत धारा बटा में √2 होती है। यहाँ पर 48 का सही जवाब क्या होगा? 48 का यहाँ पर सही जवाब शिखर धारा बटा में √2 होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 49 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। बताएंगे आप लोग, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है किसके लिए? एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, या फिर एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। यहाँ पर 49 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? 49 का यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 50 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है, अपचाई ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है? आप सभी को उस राशि का नाम बताना है, उस भौतिक राशि का नाम बताना है जो कि अपचाई ट्रांसफर में घटती है। तो यहाँ पर 50 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 51 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? बताएंगे आप लोग, उत्तल लेंस की सहायता से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों दूरदृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? दूरदृष्टि दोष। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 नंबर सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है? निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है? आवृत्ति का होता है, तीव्रता का होता है, चाल का होता है, या फिर तरंगदैर्घ्य का होता है? 52 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। 52 का यहाँ पर सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीव्रता। निम्नलिखित में तीव्रता भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है, इनमें से कौन आवेश रहित है, यानी कि उस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है? बताएंगे। कण का नाम आपके सामने दिया है, बताइए कि किस कण पर बिल्कुल भी कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहता है? तो यहाँ पर 53 का हमारा राइट आंसर होगा फोटोन कण। फोटोन कण पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहता है, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर के सवाल में आते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। 54 नंबर का सवाल है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? आप लोगों को बताना है। बताएंगे दोस्तों, बताइए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है दोस्तों, वो होता है सतत। कैसा होता है? सतत। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 नंबर के सवाल में पूछा गया है, थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है। आप लोगों को बताना है कि थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 55 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या? तो दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 140 है। थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की टोटल संख्या 140 है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। 56 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है, निम्नांकित में कौन नहीं है? मूल है। निम्नांकित में मूल कण नहीं है। मूल कण कौन नहीं है जी? बताएंगे आप लोग। मूल कण, ठीक है, मूल कण कौन है? मौलिक कण। मौलिक कण का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 56 के लिए जो सही आंसर आप लोगों का होगा वो हो जाएगा दोस्तों अल्फा कण। मेरे द्वारा बताने से पहले ही आप लोग दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि प्रश्न का आंसर बता दिए होंगे। तो यहाँ पर अल्फा कण 56 का बिल्कुल सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 57 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है, नांड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। बुलियन व्यंजक का नाम आप सभी को बताना है। बताएंगे कि नांड गेट के लिए बुलियन व्यंजक कौन है इनमें से? तो यहाँ पर 57 का सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। A.B वेक्टर इजकल टू वाई। यही दोस्तों बुलियन व्यंजक होगा किसके लिए? तो दोस्तों नांड गेट के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 58 नंबर के सवाल में आने का प्रयास करते हैं।
हैं। इसमें बोला गया दोस्तों डायोड का प्रयोग करते हैं एक, डायोड का उपयोग करते हैं एक, यानी क्या, डायोड का उपयोग करते हैं या फिर प्रयोग करते हैं एक क्या है, प्रवर्धक की भांति, दोलेत्र की भांति, दिष्टकारी की भांति या फिर मांडुलेटर की भांति। डायोड का उपयोग हम किसके भांति करते हैं, डायोड का उपयोग हम लोग दोस्तों करते हैं किसके भांति, तो दिष्टकारी की भांति। किसके भांति, दिष्टकारी की भांति। तो यहाँ पर 58 का सही आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर सवाल है दोस्तों हमारे पास, इसमें पूछा गया है द्विआधारी संख्या 1001 का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दाशमिक संख्या है, आप लोगों को बताना है कि इस द्विआधारी संख्या की दाशमिक संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 59 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 9 और यहाँ पर 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 60 नंबर के सवाल में यदि हम आए तो इसमें दोस्तों बोला गया है, आप लोग देख सकते हैं, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही है, आप लोग बताएंगे। डेसिबल सही है, ओम सही है, वोल्ट सही है या फिर एम्पियर सही है। तो यहाँ पर 60 का हमारे पास सही आंसर होगा डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए 60 का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब यदि हम यहाँ पर दोस्तों बढ़े 61 नंबर में, तो 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2 का मान होता है। मान कितना होता है बताएंगे आप लोग, मान कितना होता है। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं इसका मान कितना होता है दोस्तों, आप लोग बताएंगे फटाफट। इसका जो मान है वो होता है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 62 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग है। तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग कैसा होता जाएगा, बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर सही संबंध किस में दर्शा रहा है, रंगों के बढ़ते क्रम में जो स्वरूप है वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दर्शा रहा है। तो यहाँ पर 62 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लीला पीला लाल। यहाँ पर नीला पीला लाल ही ऑप्शन नंबर डी ही 62 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 63 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों, इसमें बोला गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। आप लोगों को उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि की थी। तो यहाँ पर 63 का हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैटर्ज। 63 का राइट आंसर क्या होगा, 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 64 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें बोला गया है बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें किसके क्षेत्र में विक्षेपित होती है, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में या फिर चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रीय दोनों में। तो यहाँ पर 64 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्रीय में। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आगे जो है यहाँ पर देख सकते हैं 65 नंबर में बोला गया है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। तरंगदैर्घ्य परिवर्तित नहीं होती है, कि आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, कि चाल परिवर्तित नहीं होती है या फिर आयाम परिवर्तित नहीं होती है। यहाँ पर क्या परिवर्तित नहीं होती है, किस में बदलाव नहीं होता है, आप लोगों को यही बताना है। तो बताएंगे आप लोग 65 का राइट आंसर क्या होगा। 65 का यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आवृत्ति की बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 66 नंबर के सवाल में दोस्तों पूछा गया है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक सिंपल है डायोप्टर होता है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 67 नंबर के सवाल में पूछा गया है किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हमारे पास आ जाएगा 67 का क्या, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी
यानी कि वास्तविक एवं उल्टा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 68 नंबर के सवाल में दोस्तों क्या कहा गया है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 68 नंबर के सवाल में कहा गया है समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है। समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 68 का सही जवाब क्या होगा। 68 का सही जवाब होगा -F0/FE। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए ही 68 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 69 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पर 69 का सही आंसर होगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है औसत रंग बोला गया है, औसत रंग खासकर पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। इनमें से कौन सही है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर 70 का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, μ=μr+μv/2। यहाँ पर 70 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आप लोगों को अपने इस वीडियो में आप लोगों के फिजिक्स वाले बुक से संबंधित कुल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया है, जो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, सारे प्रश्नों को अच्छे से समझकर उन्हें याद कर लीजिएगा और उसके जो उत्तर है उसे भी जरूर से याद कर लीजिएगा। किसी भी प्रश्न को हल्के में आप लोगों को नहीं लेना है। हम नहीं जानते कि कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएगा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं दोस्तों कि मैं जो भी आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से प्रश्न दोस्तों आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। कौन सा आएगा ये पता नहीं है, लेकिन दोस्तों इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। इसलिए हर एक प्रश्न को ध्यान से समझकर उसके उत्तर को याद करते चलिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से आप लोग बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।